हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष कुछ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य से कुछ टॉप के एमसीक्यूज लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। तो इस वीडियो को देखने वाले सदस्यों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो इस क्लास का आगाज होने से पहले मैं कुछ सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा। जो इस नए चैनल पे नए सदस्य हैं उनसे निवेदन रहेगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर, आज की इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम कुछ टॉप एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की इस फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके समक्ष उपस्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। यानी स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहा जाता है। स्वैच्छिक रूप से कह रहा है कि गर्भ के समापन को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उल्बवेदन या एमिनोसाइटोसिस कहते हैं, और बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रेरित गर्भपात कहते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ब और स दोनों कहते हैं। तो मेरे साथियों, स्वैच्छिक रूप से यानी गर्भ के समापन को कहा जाता है प्रेरित गर्भपात व चिकित्सीय सगर्भता समापन दोनों कहा जाएगा। मेरे साथियों, इसका ड ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी ब और स दोनों है। इसका मतलब डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात तथा चिकित्सीय सगर्भता के समापन भी कहते हैं। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, जो 4 चांद लगाने वाले क्वेश्चन है। ऐसे महामारी में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन उनके लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी महिला है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन उनकी एक विधि अपनाई जाती है जिसमें दाता से किसी जो अंडाणु दे रहा है उसे कहेंगे अंडाणुदाता, लेकर उन स्त्रियों को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करता है। उस स्त्री के फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं। तो मेरे साथियों, इस तकनीक को कहेंगे CIFT कहेंगे, या ART कहेंगे, या ET कहेंगे, या जिप्ट कहेंगे। तो मेरे साथियों, इसको कहने वाले हैं गिफ्ट, यानी GIFT, गिफ्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात मेरे दोस्तों, इसका अ ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश करने की तकनीक है। अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश करने की तकनीक क्या कहलाती है। एक अंडवाहिनी है जिसके अंदर मेरे दोस्तों सीधे युग्मक प्रवेश कराना क्या कहलाता है। एमटी तकनीक कहलाती है, या IVF, या पोस्ट, या ET। तो मेरे दोस्तों, हम जाने वाले हैं ब ऑप्शन के अंदर IVF। तो समझते हैं IVF के बारे में। क्या है IVF, यानी IVF को बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन। और एक साथ में एक और भी शब्द बोलते हैं इन विविट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। यानी ये क्या है, मादा के शरीर के बाहर शरीर के भीतर जैसे परिस्थिति का युग्मनज का निर्माण करता है। यानी मादा के शरीर के बाहर शरीर के भीतर
जैसे परिस्थिति का युग्मनज का निर्माण करता है। इसलिए मेरे दोस्तों इसका IVF हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, जो दंपति बच्चे इच्छुक नहीं है, यानी जो दंपति है एक पति और पत्नी बच्चे के इच्छुक है, ठीक है, उनके लिए संतान प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। यानी जो दंपति है बहुत विधियों का प्रयोग कर लिया बट उनका सक्सेस नहीं हो पा रहा है और वो एकदम इच्छुक बच्चे के इच्छुक संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या माना जाएगा। NCERT किताब कहती है, क्या कहती है? ऑप्शन कह रहा है GIFT गिफ्ट, वो ऑप्शन कह रहा है ART, और सब ऑप्शन कह रहा है कि गोद लेकर सर्वोत्तम माना जाएगा, और दो ऑप्शन कह रहा है ZIFT जिफ्ट। तो मेरे साथियों यहाँ जो सर्वोत्तम उपाय NCERT किताब लिखी है गोद लेकर, यानी एक दंपति है जिसको बच्चे के इच्छुक है और संतान प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपाय NCERT किताब गोद लेकर सही मानती है। तो मेरे दोस्तों इसका स ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यौन संचालित रोग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। टाइफाइड, कैंसर, सूजक या जुकाम। तो मेरे दोस्तों इसमें यूं कह रहा है कि यौन संचालित रोग कौन सा है। यौन संचालित को बोल दूं तो आपको बता दूं STD रोग कौन से हैं? टाइफाइड है, कैंसर है, सूजक है, जुकाम है। तो मेरे दोस्तों यहाँ जो स ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, यानी स ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी एक यौन संचालित रोग माना जाता है। सूजक है जो STD माना जाता है, यानी यौन सूजक रूप माना जाता है। यौन संचालित रोग क्या माना जाएगा? यौन संचालित रोग माना जाता है, यौन संचालित रोग माना जाता है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, इसका स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जनात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की क्रिया कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला क्वेश्चन है। जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या भारत? तो मेरे दोस्तों जो भारत है वो एक विश्व का पहला देश था जिन्होंने जन स्वास्थ्य के रूप में कुछ पद बढ़ाए थे। यानी भारत रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनसंख्या विस्फोट, उसके अंदर रोग भी बढ़ रहे थे जिसके अंदर भारत ने सबसे ज़्यादा योगदान निभाया था, इसके लक्ष्य के रूप में प्राप्त किया था, एक गोल के रूप में माना था। इसलिए एक भारत देश है जिन्होंने कार्य योजना का पहला कदम माना जाता है। यानी विश्व का कार्य योजना में इसका जन स्वास्थ्य के रूप में भारत का पहला माना जाता है। इसका अंदर D ऑप्शन है तो बिल्कुल मेरे दोस्तों राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, निम्न में से STD रोग है, यौन संचारित रोग है। STD मेरे साथियों, STD का मतलब है यौन संचारित रोग। क्या? यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। एड्स है, B ऑप्शन कह रहा है हेपेटाइटिस B है, या सूजक है, या ये सभी है। तो मेरे दोस्तों यहाँ जो 2 ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी एड्स B है, ये हेपेटाइटिस B भी है, सूजक भी है। तो मेरे दोस्तों 2 ऑप्शन ये कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी STD यौन संचारित रोग तीनों हैं, अर्थात मेरा D ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। मुख्य गोली जो पुरुष से संबंधित है, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं। हिंदी शब्द है ये पुरुषों से संबंधित, पुरुषों से संबंधित तकनीकी, यानी शुक्रवाहक उच्छेदक,
शुक्रवाक उद्देशक क्या होगा? शुक्रवाक उद्देशक, उद्देशक यानी ट्यूबेकोटॉमी है जो बिल्कुल राइट माना। ट्यूबेकोटॉमी के बारे में जानते हैं। ट्यूबेकोटॉमी को हिंदी में कहते हैं नली का उच्छेदक। एनसीईआरटी किताब लिखती है नली का उद्देशक, उच्छेदक। तो मेरे दोस्तों इसका ब ऑप्शन है जो राइट माना जाएगा। क्यों राइट माना जाएगा? यानी वेसेक्टोमी जो राइट माना जाएगा। वेसेक्टोमी है जो पुरुष से संबंधित है। ट्यूबेकोटॉमी होती है नली का उच्छेद जो महिलाओं से संबंधित है। मुख्य गोली जो भी महिलाओं से संबंधित है। यानी वेसेक्टोमी होती है शुक्रवाहक उद्देशक के रूप में मानी जाती है। यानी शुक्रवाहक उद्देशक जो महिलाओं को क्या पुरुष की शुक्रवाहिका को काट कर अलग टुकड़ा में बांट दिया जाता है, जिससे जनन के समय शुक्राणु होते हैं जो महिलाओं के अंडाशय तक नहीं पहुंच पाते। इसी कारण इसको वेसेक्टोमी माना जाता है जो पुरुषों से संबंधित है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। सिफिलिस रोग का रोग जनक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी सिफिलिस रोग का रोग जनक कौन है? ट्रिपोनोमा पेलिडम या ट्रिपोनोमा है, सॉरी। और अगला है निसेरिया गोनाई। और अगला है ट्राइकोमोनास या पेपिलोमा। तो मेरे साथियों सिफिलिस रोग का रोग जनक होता है वो होता है ट्रिपिनोमा पेलिडम। यानी अ ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी ट्रिपिलोमा पेलिडम, ट्रिपिनोमा पेलिडम, इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। मेरे साथियों उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा है जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या अर्थ है? ऑप्शन कह रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य। सेकंड ऑप्शन कह रहा है व्यवहारात्मक स्वास्थ्य। और स ऑप्शन कह रहा है भावनात्मक एवं सामाजिक। और द ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो मेरे साथियों एनसीईआरटी किताब लिखती है स्वस्थ जनन अंगों एवं अनेक प्रकारों से हैं। एनसीईआरटी जनन स्वास्थ्य शब्द का अर्थ लिखती है कि स्वस्थ जनन अंगों एवं उनके प्रकारों से जनन शब्द का तात्पर्य है। यानी तीनों भी माने जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य माना जाएगा, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य माना जाएगा, भावनात्मक एवं सामाजिक तीनों माने जाएंगे। अर्थात द ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी डी ऑप्शन। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं उस समय एक संगठन उपस्थित आता है अर्थात WHO। WHO के फुल फॉर्म की बात करें तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं लिख पा रहा हूं, बट मेरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनना। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक आता है जो जनन शब्द से तात्पर्य से मुख्यतः इनके बारे में अवगत कराता है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, अर्थात इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विद्यालयों के अंदर यौन शिक्षा क्यों लागू की गई, पढ़ाई क्यों जरूरी है? ऑप्शन कह रहा है सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए, सही स्टेटमेंट है। वो ऑप्शन कह रहा है कि यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए, बिल्कुल है, जो रोग फैल न सकें। यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए ये स्टेटमेंट सही है। तो अर्थात मेरे दोस्तों इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा इसको। यानी यौन संचालित रोग बहुत फैल रहे थे, विद्यालय पर यौन शिक्षा लागू करना जरूरी हो गया था, जिससे हर व्यक्ति से यानी हर विद्यार्थियों को यह समझाया जा सके कि आने वाला भविष्य जो जनसंख्या की दृष्टि को कम किया जा सके। जनसंख्या विस्फोट हो रहा था
और कार्य नीतियों की बात करें तो सन 1951 में अंदर परिवार कल्याण की योजना आई थी। कब? सन 1951 के अंदर 1915 सन 1951 के अंदर परिवार नियोजन कल्याण की योजना आई थी, जिसको एक दशक के बाद मॉडिफिकेशन किया गया। एक दशक के बाद मॉडिफिकेशन किया गया और उसके बाद नाम रखा गया उसका RCH। क्या नाम रखा गया मेरे दोस्तों? RCH। RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। यानी RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। यौन शिक्षा लागू करना जरूरी था, अर्थात मेरे दोस्तों इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली है। यानी सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली क्या है? गैर स्टेरॉइड गोली है, स्टेरॉइडली गोली है, अ व ब दोनों है, या इनमें से नहीं है? नॉन ऑफ दीज। तो मेरे दोस्तों सहेली नामक गोली है जो एक गैर स्टेरॉइड गोली है। क्या है? गैर स्टेरॉइड गोली। इसके साथ साथ ये मैं बता दूं कि सहेली नामक गोली क्या है। तो सहेली नामक गोली है जो एक साप्ताहिक गोली है, यानी वीकली गोली है। क्या है? वीकली गोली है, साप्ताहिक गोली है जो सप्ताह में एक बार ली जाती है, जो गर्भ निरोधक गोली है। अब बात ये आती है कि सहेली नामक गोली कहाँ बनाई गई, अर्थात CDRI द्वारा। NCERT किताब कहती है कि CDIR द्वारा। CDIR कहाँ है? तो मेरे दोस्तों ये है लखनऊ के अंदर। कहाँ? लखनऊ के अंदर। अब CDRI की फुल फॉर्म क्या है? तो मेरे दोस्तों CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंटों को ध्यान से सुनना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बात करें तो केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र या संस्थान। केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र या संस्थान। तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी CDRI सेंट्रल ड्रग ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाने वाले क्वेश्चन है। निषेचन, अंडोत्सर्ग, रोपण या योनि में शुक्राणु का प्रवेश। मादा में मुख्य जो गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मुख्य गर्भ निरोधक एक पिल्स है जो टीका के रूप में लेती है। मुख्य गर्भ निरोधक गोली क्या बोलेंगे? पिल्स है। ये एक पिल्स बोले तो गोली है, किसके रूप में? टिकिया के रूप में। टिकिया के रूप में, ठीक है। और आगे टिकिया के रूप में बात करूं तो दो प्रकार की गोली पाई जाती है, एक माला एन और एक माला डी। दो प्रकार की गोली पाई जाती है, एक माला एन, एक डी। अर्थात ये क्या है? ये माला एन और माला डी क्या है? ये एक है ओरल पिल्स। क्या है? ये है मेरे दोस्तों ओरल पिल्स है, ठीक है। ये एक ओरल पिल्स। काम की बात करूं तो ये मेरे दोस्तों मैं बोर्ड की स्क्रीन पर नहीं लिख पा रहा हूं, इसलिए मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा साफ कर रहा हूं बोर्ड को थोड़ा। यानी काम की बात करो तो एक प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन के संयोजन से बनी होती है। क्या होती है कि माला एन व तथा माला डी है ना, माला एन तथा माला डी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेले से बनी होती है या उसके साथ एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन दोनों से मिलकर संयोजन से बनी होती है। इनका लेवल बढ़ जाता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ जाता है तो अंडोत्सर्ग रुक जाएगा। यानी जब जो गोली होती है माला एन तथा माला डी जो ओरल पिल्स होती है, जो
प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती है, या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के संयोजन से मिलकर बनी होती है। और जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो ओवुलेशन रुक जाता है, यानी अंडोस्राव रुक जाता है, जिसके कारण गर्भ निरोधक है जो अंडोस्राव को रोक देती है। अर्थात मेरे दोस्तों बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में मेरे दोस्तों अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित उम्मीद क्लासेस ला रहा है। निम्न में से ओरल पिल्स का अवयव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी निम्न में से ओरल पिल्स का अवयव है, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है, या रिलैक्सिन है, या प्रोजेस्टेरॉन है, या ये सभी है। यानी ओरल पिल्स का अवयव कौन माना जाता है? तो मेरे दोस्तों ओरल पिल्स का अवयव मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ओरल पिल्स होती है माला एन तथा माला डी, जो किससे बनी होती है? प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन से बनी होती है। किससे? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से बनी होती है। तो मेरे दोस्तों इसका प्रोजेस्टेरॉन, बाकी एस्ट्रोजन इसमें दिया नहीं गया है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन नहीं है, तो स ऑप्शन है, नहीं प्रोजेस्टेरॉन है, बिल्कुल राइट माना जाएगा। स ऑप्शन है, बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। ट्यूबेक्टोमी बंदेकरण की एक विधि है जिसमें डिंबवाहिनी नली छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूबेक्टोमी एक बंदेकरण की एक विधि है जिसमें क्या होता है? डिंबवाहिनी नली छोटी भाग निकाल या बांध दिया जाता है। अंडाशय को शल्य क्रिया विधि से निकाल दिया जाता है। अंडाशय को शल्य क्रिया विधि से निकाल दिया जाता है। वास डिफरेंस का छोटा भाग निकाल दिया जाता है, या गर्भाशय शल्य क्रिया विधि द्वारा निकाल दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों क्या है ट्यूबेक्टोमी? यानी फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब को। किसको? फैलोपियन ट्यूब को। फैलो FB लिख रहा हूं मैं, या मोबाइल की स्क्रीन पर कमी होने के कारण फैलोपियन ट्यूब होगा यहाँ। अब ट्यूबेक्टोमी नाम कहाँ से पड़ा? ट्यूबेक्टोमी पड़ा है फैलोपियन ट्यूब से। ट्यूबेक्टोमी पड़ा है ट्यूब से। डिंबवाहिनी होता है जो जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। NCERT किताब फैलोपियन ट्यूब लिखती है। अब फैलोपियन ट्यूब किस में? वो महिलाओं के लिए बंदेकरण की अभिक्रिया है। अब महिलाओं के अंदर क्या होता है? जब बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है मेरे दोस्तों, बच्चेदानी का जब ऑपरेशन होता है तो डिंबवाहिनी यानी फैलोपियन को एक छोटे भाग के रूप में काट दिया जाता है। यहाँ तो उस टुकड़े को निकाल दिया जाएगा। अब ये नली है, ठीक है, इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ तो उस टुकड़े को निकाल दिया जाएगा ताकि उनके बीच में दूरी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, और यहाँ फिर उनको काट के अपने अपने धागों से इधर से बांध दिया जाएगा ताकि इसके बीच में वापस जुड़न न हो और अंडाशय में अंडाणु और शुक्राणु का संलयन न हो। मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में बढ़ते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? अंडाणु का फैलोपियन नलिका में, युग्मनज का गर्भाशय में, युग्मनज का फैलोपियन नलिका में, 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण का फैलोपियन नलिका के अंदर। तो मेरे दोस्तों सहायक जनन प्रौद्योगिकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ARTS। क्या बोलेंगे? ARTS, जिसके अंदर क्या होता है? युग्मनज का फैलोपियन नलिका में अंदर, युग्मनज का फैलोपियन नलिका, इसका राइट आंसर होगा वो होगा युग्मनज का फैलोपियन नलिका में क्या होता है? 16 कोरक खंडों का स्थानांतरण गर्भाशय के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आंसर ये करके आते हैं क्योंकि इनसे ये जुड़ाव है। 16 कोरक खंड वाला भ्रूण का फैलोपियन नलिका में अंदर, मेरे दोस्तों 16 कोरक खंड वाला स्थानांतरण होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, ना कि भ्रूण के अंदर होता है। तो मेरे दोस्तों इसका C ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में मेरे दोस्तों अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत, एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। परख नली शिशु कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? परख नली एक शिशु कार्यक्रम में
निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? अंतःकोशिकीय द्रवी शुक्राणु इंजेक्शन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है मेरे दोस्तों। प्रश्नली शिशु कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? अंतःकोशिकीय द्रवी शुक्राणु इंजेक्शन द्वारा, अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन आईयूटी द्वारा, युग्मक अनंत फैलोपियन स्थानांतरण गिफ्ट द्वारा, और द ऑप्शन देख रहा है युग्मनज अनंत फैलोपियन स्थानांतरण जिफ्ट द्वारा। तो मेरे दोस्तों यह जो राइट आंसर है वो होगा, ये क्या प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नली शिशु कार्यक्रम, जिसको क्या किसके नाम से जानते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्नली शिशु कार्यक्रम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। प्रश्नली शिशु में क्या होता है? जिफ्ट की फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन का अभाव है, थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन पर अभाव है। यानी जो जिफ्ट की फुल फॉर्म है वो होगा जाइगोट। क्या होगा? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पर टी लिख रहा हूँ, टी मतलब ट्रांसफर। मेरे दोस्तों इसका जो जाइगोट की फुल फॉर्म है वो होगा, जिफ्ट की फुल फॉर्म है वो होगा मेरे दोस्तों जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी इसका द ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी युग्मनज होता है वो अंत फैलोपियन स्थानांतरण यानी जिफ्ट के अंदर करेगा। प्रश्नली शिशु का कार्यक्रम है, जो प्रश्नली शिशु का कार्यक्रम बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी में एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, वो तकनीक इस्तेमाल किया जाता है जिफ्ट के अंदर, यानी युग्मनज अंत फैलोपी स्थानांतरण। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, एमिनोसेटेसिस उल विभेदन की तकनीकी अनुमोदित उपयोग है। मेरे दोस्तों ये शब्द जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये ध्यान रखना, बहुत ही शब्द ये प्रभावशाली शब्द है। ये शब्द क्या कह रहा है? एमिनोसेटेसिस उल विभेदन की तकनीकी का अनुमोदित उपयोग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो मैंने अंडरलाइन किया है, प्रभावशाली शब्द है, अनुमोदित उपयोग का माना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अजन्मे गर्भ के लिए लिंग जांच। इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये अनुमोदित उपयोग जो शब्द है जो इसका आंसर चेंज करेगा, वरना ये शब्द नहीं होता तो अजन्मे गर्भ के लिए लिंग जांच करना इसका भी कार्य होता, जो ऑप्शन है वो राइट माना जाता। बट ये शब्द जो इसका ऑप्शन दूसरा माना जाएगा। कृत्रिम वीर्यसेचन है क्या, या सरोगेट माता की गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण, या आनुवंशिक असामान्यता की जांच। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो द ऑप्शन है जो राइट माना जाएगा। क्यों होगा द ऑप्शन राइट है? यानी जो एमिनोसेटेसिस है जो एक अनुमोदित उपयोग माना जाता है, जिसका इंपॉर्टेंट शब्द माना जाएगा। इसका रियल काम क्या होता है? इसका रियल काम होता है उल विभेदन का, यानी एम्ब्रियोनिक द्रव होता है। एक भ्रूण एम्ब्रियो के बाहर के साइड में जो भ्रूण होता है वो एम्ब्रियोनिक द्रव से घिरा रहता है, उसमें कोई असामान्यता नहीं होती। जांच के लिए था, ठीक है, ये एक असामान्यता जांच के लिए माना जाता था, जिस माना जाता है भ्रूण के लिंग पहले जांच करते थे। ये आनुवंशिक लक्षणों को भी बता देता है। और इसमें क्या होता है, एक वास्तव में इसकी शुरुआत नहीं हुई, वास्तव में इसकी शुरुआत हुई थी। रियलिटी में क्या होता है, अजन्मे गर्भ के लिए लिंग जांच करना इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था कि आनुवंशिक असामान्यता, यानी अगर कोई शिशु का निर्माण होगा तो उससे पहले इसका ये पता लगाया जाता था कि जन्म लेने वाला बच्चा अगर कोई विकलांग है या फिर उसमें कोई डाउन सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया से वो आदमी ग्रसित है, तो वे आने वाली उनके साथ साथ उनके परिवार को भी एक नुकसान तो मतलब उनके सहयोग करना, बाकी मतलब अपनी जिंदगी से वो परेशान हो सकता है। तो उस बच्चे को फिर जन्म नहीं दिया जाता था उनके माता पिता को, इसलिए चेक करवाते थे। अर्थात यानी जो
लिंग निर्धारण पता लगाता था कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम है और सिकल सेल एनीमिया के से वो ग्रसित तो नहीं है कहीं। और फिर लोगों ने क्या होगा, इसका फ़ायदा दुरुपयोग करना शुरू हो गया। इसका दुरुपयोग क्या शुरू किया कि जो अब चल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर लोगों ने चेक करवा दिए अगर हमारी बेटी है, वंशज की सुरक्षा करने वाला नहीं है, आगे 2 बेटियां हैं और तीसरी भी बेटियां और वे बेटी की इच्छुक नहीं है, तो ताकि वह उल्बेदन करवा के जिसमें एक्स और वाई लिंगों का पता चल जाता, तो अर्थात उसको पता चल जाता है कि उसके शरीर के अंदर महिला है यानी बेटी है, तो वो जन्म नहीं देते, अर्थात ये महापाप माना गया। इसके बाद इसको उल्बेदन को कैंसिल कर दिया गया, अर्थात इस विधि को बंद कर दिया गया। जुर्माना अब ये भी माना जाता है कि जो उल्बेदन करवाएगा यानी लिंग जांच, भ्रूण की लिंग जांच कराना महापाप माना जाता है। यानी क्या माना जाता है, महापाप माना जाता है मेरे दोस्तों। इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। भ्रूण बनाने की ऐसी विधि जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है वह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण बनाने की ऐसी विधि जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु के अंदर क्षेपित किया जाता है वह क्या है, कृत्रिम वीर्यसेचन है या गर्भाशय वीर्यसेचन है या अंतःकोशी के शुक्राणु निक्षेपण है या जिप्ट है। तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है जो होने वाला है यानी भ्रूण बनाने की ऐसी विधि, तो भ्रूण बनाने की ऐसी विधि होगी अंतःकोशी के ICSI भी कहते हैं। ICSI की फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्त, इसका आंसर है अंतःकोशी के शुक्राणु निक्षेपण। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ICSI भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं ICSI, यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेम इंजेक्शन। क्या है ये, एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन माना जाता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेम इंजेक्शन माना जाता है। क्या बोलेंगे, ICSI माना जाता है, ICSI। ये एक गर्भाशय वीर्यसेचन। अब गर्भाशय वीर्यसेचन की बात करें, गर्भाशय वीर्यसेचन को क्या बोलेंगे, UI गर्भाशय वीर्यसेचन को, और कृत्रिम वीर्यसेचन को बोलेंगे आर्टिफिशियल इंजेक्शन। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंजेक्शन, यानी कृत्रिम वीर्यसेचन बोलेंगे, आर्टिफिशियल AI बोलेंगे। तो इसमें इंजेक्शन के माध्यम से डाल दिया जाता है अंतःकोशिका। अब क्या होता है, शुक्राणु और पहले ही बार एक पात्र निषेचन के अंदर कर दिया जाता है और इंजेक्शन के माध्यम से सीधा अंतःकोशिका के शुक्राणु का निषेचन किया जाता है, अर्थात इसका सब ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है जो उपचार योग्य नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कुछ उपचार दिए गए जो योग्य नहीं है, उपचार के योग्य नहीं है। यकृत शोथ, बी जननी के परिसर्प, HIV संक्रमण या उपयुक्त सभी। तो मेरे दोस्तों यानी उपचार के योग्य नहीं है, तो यकृत शोथ है जो भी एक उपचार के योग्य नहीं है, जिसका उपचार नहीं किया जाता। अगर ये व्यक्ति को हो जाए तो मृत्यु का वो आदमी पक्का, उसकी मृत्यु पक्की है। जननी के परिसर्प है जो भी एक व्यक्ति को निधन कर देती है, अर्थात HIV है, जो 3 है जिनका उपचार नहीं है, विश्व स्तर पर इसका उपचार नहीं है, अर्थात मेरे दोस्तों तीनों के तीनों माना जाएंगे। एंड डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जिनका तीनों का उपचार नहीं है। अगला क्वेश्चन, यौन संचारित रोग का लक्षण है, बहुत ही मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 यानी जन स्वास्थ्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो बोर्ड के एग्जाम यानी बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा भी आ चुका है। यानी यौन संचारित रोग का लक्षण है गुप्तांग में खुजली, गुप्त जो अंग होते हैं उनमें खुजली आना, और तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन, उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्तों यौन संचारित रोग का लक्षण ये तीनों माना जाएंगे। जो यौन संचारित रोग होते हैं जिनमें गुप्तांग में खुजली आना एक महत्वपूर्ण माना जाता है, तरल स्राव का आना महत्वपूर्ण, और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है हल्का दर्द व सूजन आना। तो ये तीनों माना जाता है, यानी डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। उपयुक्त सभी माना जाएंगे, क्या माने जाएंगे मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन तीनों माने जाएंगे। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, यौन संचारित रोग का लक्षण है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यौन संचारित रोग का लक्षण है, यौन संचारित रोग का लक्षण है
ये आपने पिछले क्वेश्चन में अपने रिपीट हो चुका है। डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यौन संचारित रोगों का समय पर उपचार न होने पर निम्न में से कौन सी जटिलता पैदा हो सकती है। यानी प्रश्न कह रहा है कि यौन संचारित रोगों का समय पर उपचार न होगा। अब यौन संचारित रोग है उनका जो फैल जा रहे हैं, तो उनका समय पर अगर हम उपचार न होंगे, उनका इलाज नहीं करवाएंगे तो कौन सी जटिलता पैदा हो सकती है। श्रोणि सोतज रोग यानी PLD होगी, या जनन मार्ग का कैंसर हो जाएगा, या गर्भपात है, मृत शिशु जन्म एवं अस्थानिक सगर्भता या बंध्यता हो जाएगी, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या होता है, श्रोणि सोतज रोग हो जाएगा, ठीक है, या जनन मार्ग का कैंसर, यानी जहाँ से जनन होता है पेल्विक रीजन से, वहाँ पर कैंसर हो जाएगा। यहाँ पर गर्भपात हो जाएगा, या मृत शिशु का जन्म होगा, यानी मरे हुए शिशु का जन्म होगा, या अस्थायी सगर्भता होगी, अस्थायी सगर्भता होगी, या बंध्यता यानी बंध्यता हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा उसकी, कभी भी जीवन में वो संपत्ति यानी दो दंपत्ति जो है बच्चों का संतान का निर्माण नहीं कर सकती, अर्थात इसका सभी के सभी है जो माने जाएंगे। अर्थात मेरे दोस्तों इसका डी ऑप्शन है जरूर राइट माना जाएगा। क्यों राइट माना जाएगा, क्योंकि ये जो उपचार न होने पर ये विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को रोकती है। एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को रोकती है। फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके, FSH तथा LH के स्तरण को मंदित करके, FHH तथा LH के स्तरण को उत्तेजित करके, मोचित अंडाणु के तुरंत विघटन द्वारा। यानी एक गर्भ निरोधक गोली होती है जो अंडोत्सर्ग को कब रोकती है, फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके रोकती है, या FH तथा LH के स्तरण को मंदित करके रोकती है, या FH तथा LH के स्तरण को उत्तेजित करके रोकती है, या मोचित अंडाणु के तुरंत विघटन द्वारा रोकती है। तो मेरे दोस्तों इसका जो क्या होगा राइट आंसर, एक गर्भ निरोधक गोली होती है वो अंडोत्सर्ग को कब रोकती है मेरे दोस्तों, FHH व LH के स्तरण को मंदित करके रोकती है। NCERT किताब कहती है कि FH तथा LH के स्तरण को मंदित करके एक अंडोत्सर्ग को रोकती है, ओवुलेशन को रोकती है। पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं जिसमें माला N तथा माला D प्रकार की गोली पाई जाती है, जिनमें यहाँ तो वो प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन या FH तथा LH के साथ भी बनी होती है, जिसमें इनका स्तर बढ़ जाता है और FSH व LH व FSH का सिक्रीशन को लो कर देता है। क्या कर देता है, FSH व LH की सिक्रीशन को क्या कर देता है, सिक्रीशन को लो कर देता है, लो यानी धीमा कर देता है, सिक्रीशन को क्या करता है, लो कर देता है, और अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं, अंडाणुओं को मुक्त होना रुक जाता है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। उल्ब वेदन का उपयोग निदान में किया जाता है। उल्ब वेदन का उपयोग निदान में किया जाता है हृदय के रोगों के निदान में किया जाता है, मस्तिष्क के रोगों में, भ्रूण में आनुवंशिक रोगों के, उपरोक्त सभी भ्रूण में आनुवंशिक रोगों के उल्ब वेदन का उपयोग निदान में किया जाता है। अगर भ्रूण में आनुवंशिक रोगों का पता लगाते हैं उल्ब वेदन के जरिए, भ्रूण में आनुवंशिक रोगों यानी किस प्रकार का बच्चा होगा, उसमें कोई भविष्य में कोई, मैंने एक पिछले क्वेश्चन में आपको बता भी चुका हूँ कि भ्रूण में आनुवंशिक रोगों के अगर व्यक्ति विकलांग होगा या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा या सिकल सेल एनीमिया से वो फ्यूचर में अपना भविष्य नहीं दे पाएगा, अर्थात वह अपने भविष्य को बर्बाद में करेगा और अन्य किसी साथी को भी बहुत परेशानी होगी, जिससे भ्रूण में ही उसका पता लगा लिया जाता है आनुवंशिक गुणों का, जिसमें कि उसके अंदर कौन से रोग से ग्रसित है या नहीं है। तो इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, इसका काम होता है आनुवंशिक रोगों को पता लगाना। इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन कहता है मौखिक गर्भ निरोधकों का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। यानी मौखिक गर्भ निरोधकों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है थायरोक्सिन है, LH है,
या प्रोजेस्टेरॉन है या FHH है। तो मेरे दोस्तों क्या है मौखिक गर्भ निरोधक, यानी प्रोजेस्टेरॉन या अकेला है। अब क्या है मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण कथन है, या तो प्रोजेस्टेरॉन है और या अकेला एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन से बना होता है। या इसमें या तो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है जो महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन दोनों मिलकर होते हैं, या प्रोजेस्टेरॉन होगा। तो मेरे दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। किसमें इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन दोनों मिलकर मौखिक गर्भ निरोधकता का सबसे महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं। किसका? प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन मिलकर एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं। तो इसमें अपन को दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन एक ही दिया गया है, एस्ट्रोजन नहीं दिया गया, अर्थात 3 ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय ट्यूबेक्टोमी किस पर उपयोग की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंख्या नियंत्रण करना है, जनसंख्या विस्फोट का नियंत्रण एक उपयोग ट्यूबेक्टोमी किस पर उपयोग की जाती है? पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों पर, केवल पुरुषों पर, केवल स्त्रियों पर, केवल गर्भवती स्त्रियों पर? जनसंख्या विस्तारण का एक उपयोग ट्यूबेक्टोमी, क्या कह रहा है? ट्यूबेक्टोमी किस पर लागू होती है? ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? नलिका उच्छेदक यानी ऑपरेशन वाला सिस्टम। क्या होगा? नलिका उच्छेदक वाला। और नलिका उच्छेदक क्या होती है? जिसमें अंडवाहिनी को काट के या फिर उसके बीच वाले भाग को अलग कर दिया जाता है, या फिर उस भाग को काट के दोनों को अलग अलग धागों से बांध दिया जाता है। पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि ये माना कि अंडवाही है, तो अंडवाही को दोनों भागों में काट दिया जाएगा, या फिर इस टुकड़े को निकाल दिया जाएगा, या उन दोनों को मोड़ के बांध दिया जाता है, एक धागे से बांध दिया जाता है। और इसके बीच में डिस्ट्रैक्शन उपस्थित होता है, दूरी हो जाती है, जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता। इसका तो मेरे दोस्तों ये स्त्रियों के अंदर होता है, पुरुषों के अंदर नहीं होता। जो ट्यूबेक्टोमी है केवल स्त्रियों के अंदर होगा ना। क्या होगा? केवल स्त्रियों के अंदर। थर्ड ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास का सेशन आज की इसमें खत्म हुआ। मैं और आशा और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्लासेस की तरफ से आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या करें? लाइक ज़रूर करें। एंड जो इस चैनल पर नए सदस्य हैं उनसे निवेदन रहेगा, प्लीज़ इस चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब ज़रूर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें।